आई बात समझ में, है ना। अब देखो यहाँ पर अपने भाई के शादी में अपने दोस्त को निमंत्रण दे रहा है, बुलाना चाह रहा है, तो कैसे लिख रहा है? प्रिय दोस्त अर्णव, मधुर स्नेह। यहाँ पे अर्णव की जगह पे आपके जो भी मित्र होंगे वो हो जाएंगे मधुर स्नेह। आशा है कि तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे और अपने स्कूल की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्त अर्णव, मैं आज तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से यह पत्र लिख रहा हूँ। दरअसल मेरे बड़े भाई की शादी 15 मई को है, जो भी है। शादी का कार्यक्रम 2 दिवसीय है, यानी 2 दिन का है, अतः आप सब परिवार मेरे बड़े भाई की शादी में आमंत्रित। मैं आशा करता हूँ कि अपने परिवार के साथ मेरे बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने अवश्य आओगे। हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे, इसलिए तुम शादी में अवश्य आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिए, जब हम एग्जाम में लिखते हैं, परीक्षा में जब हम कोई पत्र लिखते हैं, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, तो यहाँ पर नाम की जगह पर क ख ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, क ख ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है। वैसे जब आप 10th में जाएंगे तो आपको औपचारिक पत्र लिखने को आएगा, और वहां पर तो फॉर्मेट का विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है। वहां पर फॉर्मेट का विशेष ध्यान रखना होगा, और बिल्कुल ये नाम जो होता है ये एकदम गोपनीय होता है, नाम हमें नहीं लिखना होता है। ठीक है। अगर देखो यहाँ पर दिया है मित्र, है ना, तो अपने मित्र को कोई भी नाम दे दो, है ना, और आप अपने नाम की जगह पर क्या लिखेंगे? क ख ग लिखेंगे। ठीक है। क ख ग लिख दीजिए, अ ब स लिख दीजिए, ऐसे लिखिए। समझ आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन ये जो नाम अपना होता है, ये परीक्षा में गोपनीय रखा जाता है। ठीक है। इसको यहाँ पर जो है ये क ख ग ही आप लिखेंगे, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, गर्मियों की छुट्टियों में किसी कारणवश छात्रावास से यानी हॉस्टल से घर ना जा सकने के लिए माँ को पत्र, है ना। अब देखो यहाँ पर जब मित्र को पत्र लिखा था तो इसने क्या कहा? मधुर स्नेह, है ना, या चाहे प्रिय दोस्त मधुर स्नेह, है ना। अब यहाँ पे अपनी माता जी को लिख रहा है, और पता है कि माता जी उससे बड़ी है, तो क्या लिख रहा है? पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम। आशा है आप सब लोग घर पर कुशल। हाँ नहीं डालते हैं क्या बेटा? मैम डेट भी नहीं डालते हैं। नहीं, डेट भी नहीं डालते। डेट भी नहीं डालते हैं, लेकिन यहाँ पर डेट इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि ये ऐसे ही उदाहरण के तौर पर दिया है। आप अपने परीक्षा में डेट डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है डेट डालने से। ठीक है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन डालिए जिस दिन आपका पेपर है। आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी डेट डाल सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर नाम आप अपना नाम नहीं लिखोगे। ठीक है। एक चीज और, अगर एग्जाम में अनौपचारिक पत्र लिखने को आता है तो आप कहीं पर भी आप अपने स्कूल का नाम, आप अपने शहर का नाम, अपना नाम, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है। इसको बिल्कुल आपको गोपनीय रखना होगा। आई बात समझ में? चाहे वो औपचारिक पत्र हो, चाहे वो औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र। क्लियर है? लास्ट में नाम नहीं लिखना है। क्या बेटा? लास्ट में अपना नाम नहीं लिखना है। नहीं, यहाँ पर दिया है ना क ख ग। पहले लिखा जाता था, लेकिन अब फॉर्मेट में कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो अब नहीं लिखना है, क ख ग लिखना है। ध्यान रहे, एग्जाम में अगर आप पर्सनल लेटर आप अपने लिए लिख रहे हो तो आप अपना नाम लिखोगे, लेकिन आपको एग्जाम में आपके प्रश्न पत्र में जब लेटर लिखने को आता है तो आपको वहां पर अपना नाम नहीं लिखना होता है। आई बात समझ में? हाँ। और वो क्यों नहीं लिखना होता है, इसका कारण बस यही होता है कि हम जैसे कि बोर्ड एग्जाम देते हैं तो सिर्फ हमारा रोल नंबर वहां पर लिखा जाता है, हम अपना नाम नहीं लिखते हैं। और जब अपना नाम लिखते हैं तो वो मान लिया जाता है कि आपने नकल करने के लिए या कराने के लिए अपना नाम लिखा है। तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो उसमें ये माना जाता है कि आपने अपनी गोपनीयता यहाँ पर खत्म कर दी है,
ताकि जो मेरे परिचित हो वो मुझे ज्यादा नंबर दे दे। आ रही बात समझ में? इसलिए जब प्रश्न पत्र में पत्र लिखने को आता है तो वहां पर आप अपना नाम, अपने स्कूल का नाम गोपनीय रखते हो, ठीक है? तो वहां पर स्कूल का कहीं पे नाम नहीं होना चाहिए और ना ही आपका अपना नाम होना चाहिए। आई बात समझ में? डेट आप अपने हिसाब से डेट लिख सकते हो बेटा। जरूरी नहीं कि आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हो उसी दिन का डेट लिखोगे। आपको जो डेट मन करे आप लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है कि गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल प्रशासन सही है या गलत है? सही है। और कोई बताओ? रॉन्ग है। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अच्छा, गुड। अच्छा, यहाँ पर एक आमंत्रित दिया है। आमंत्रित सही है या गलत है? आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर लिखा है आमंत्रित। सही है या गलत? आमंत्रित। प्रशासन ने क्रिकेट राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को स्कूल में आमंत्रित किया। क्या गलत है? क्या गलत है? क्या गलत है इसमें? गलत क्या है बताओ? हाँ, उसमें अनुस्वार नहीं लगा हुआ है। आमंत्रित लिखा हुआ है, आमंत्रित नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो आप इसमें तो गलत है, लेकिन आप लोग कभी इस तरह से गलत मत लिखना, आप सही लिखना, ठीक है? तो बताओ, अनौपचारिक लेटर समझ में आया आपको? क्या लिखना है, कैसे लिखना है ना? हाँ, लेकिन इतना ख्याल रखना कि जो भी पत्र आप लिखोगे तो उसकी भाषा एकदम सरल सहज होनी चाहिए। वो इसलिए कि आप क्या कहना चाहते हैं सामने वाले को आपकी बात समझ में आए। जब आपकी बात आसानी से सामने वाले को समझ में आ जाती है, इसका मतलब कि आपने पत्र बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। आई बात समझ में? हाँ, तो देखो यहाँ पर लिखा है ना, सादर प्रणाम, आशा है आप सब लोग घर में कुशल मंगल से होंगे। ये बात आप ऑफिशियल लेटर में नहीं लिख सकते ना। आप अपनी प्रिंसिपल को अगर कोई लेटर लिखते हो छुट्टी मांगने के लिए या फिर जो भी है, तो आप ये तो नहीं लिखोगे कि और मैडम बताइए आप कैसी हैं, सब बढ़िया, ऐसा तो नहीं लिखोगे। तो यही अंतर है ऑफिशियल लेटर में और अनऑफिशियल लेटर में, यही अंतर है, ठीक है? औपचारिक और अनौपचारिक में यही है। आप अपनी व्यक्तिगत बातों को, भावनाओं को अनौपचारिक पत्र में लिख सकते हैं, परंतु औपचारिक पत्र में नहीं लिखेंगे। एक चीज सिमिलर है कि आप जब परीक्षा में पत्र लिखने को आए तो आप अपना स्थान और अपना नाम गोपनीय रखेंगे, ठीक है? आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक? और शब्दों का चयन, जो भी शब्द है, और शब्दों का चयन बहुत ही अच्छा करेंगे, ठीक है ना? हाँ, बोलो। एड्रेस भी गलत लिखना है। हाँ बेटा, परीक्षा में एड्रेस वगैरह कुछ भी आप सही नहीं लिखेंगे, ठीक है? आप वहां पर कुछ भी लिखिए, पर करेक्ट आपका एड्रेस क्या है वो सब नहीं लिखना है ना? और एक तरह से अगर मान लीजिए आपने अपना ही एड्रेस लिख दिया, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप अपना कोई मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे, है ना? तो उसमें वो आपका एड्रेस है या दूसरे का एड्रेस है, ये भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तो आप लिख सकते हो, लेकिन यही करना कि आप ना अपने शहर का नाम लिखना, ना अपने स्कूल का नाम लिखना, और ना ही आप अपना नाम लिखना, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, आशा है आप सब लोग घर में कुशल मंगल से होंगे। हाँ, एक चीज और बेटा, आप विराम चिन्हों का उपयोग भी बड़े ढंग से करेंगे इसमें, ठीक है? कहाँ पर खड़ी पाई लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, कहाँ पर कितना जगह छोड़ के लिखना है, कौन सी चीजें कहाँ लिखनी है ना? और एक सीक्वेंस में, अब यहाँ पर देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, एक बराबर में है, लग रहा है कि हाँ कोई चीज लिखी गई है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे उसमें, ठीक है? अब देखो यहाँ लिखा है कि माँ मेरी परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं, और अब देखो तुम ये भी लिख सकते थे ना कि माँ मेरी परीक्षाएं खत्म हो चुकी है, लेकिन खत्म और परीक्षाएं पूर्ण होने में कितना मीनिंग दोनों का एक ही है।
पर सुनने में और लिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह के शब्दों का चयन करेंगे जो सुनने में अच्छा लगे। इस बार मेरे सभी पेपर भी बहुत अच्छे से हुए हैं। माँ बाप तो जानती हैं कि मुझे क्रिकेट कितना प्रिय है ना। अब आप लिखते हो ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे खेलना क्रिकेट। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे क्रिकेट कितना प्रिय है, कितना अच्छा लग रहा है। और इस बार गर्मियों की छुट्टी में स्कूल प्रशासन ने क्रिकेट के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को स्कूल में आमंत्रित किया है ताकि स्कूल की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा सके। और मैं भी अपने क्रिकेट के टीम का सदस्य हूँ, इसलिए मुझे भी इस प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक है। अब देखो आवश्यक है, यहाँ से अब पहले पैराग्राफ जब छोड़ा जाता था तो हम वो लाइन भी छोड़ते थे और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक छोड़ते थे, पर अब तरीका बदल गया है। अब हम लाइन छोड़ते हैं परंतु यहाँ पर स्पेस नहीं देते हैं, ठीक है। इस वजह से इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में मैं घर नहीं आ पाऊंगा। आप मेरे लिए परेशानी मत होना, मैं यहाँ स्वस्थ और कुशल मंगल से हूँ और प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। आप अपना ध्यान रखना, पापा दादा दादी को मेरा प्रणाम और मीनू को आशीर्वाद करना, ठीक है। तो पत्र इस तरह से लिखा जाता है। और कोई दिक्कत किसी को? नो मैडम। हाँ बोलो बेटा। मैडम हम लोग पूर्ण विराम के बाद जो संबंध बोधक होता है उसको लिख सकते हैं। बेटा पूर्ण विराम के बाद कौन सा संबंध बोधक होता है? संबंध बोधक जैसे और के बाद संबंध बोधक आप क्यों लगाओगे बेटा? अच्छा ये बताइए, संबंध बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? वाक्य के बीच में दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उसमें संबंध बोधक का करते हैं। बोलो बेटा। सर जब हमें दो वाक्यों को जोड़ना पड़ता है उसके लिए संबंध बोधक इस्तेमाल होता है। शब्दों को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि राम और श्याम बेटा, राम और श्याम है ना, राम और श्याम, तो उसके जगह पर एक डैश लगाते हैं, ठीक है। तो अब ठीक है, आप माता और पिता लिखने के बजाय माता और एक डैश और पिता लिख दीजिए, बात हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ चुनाव पत्र है, वहाँ और भी पहले दो विराम लगा हुआ है। कहाँ पर लगा है? इसी पत्र में कहाँ पर? नाम तो पत्र हमने भी पढ़ा नहीं। इसके ऊपर वाला ये वाला भविष्य प्रशिक्षण दिया जा सके के बाद लगा हुआ है। अच्छा प्रशिक्षण, हाँ याद है ना, कुशल मंगल से हूँ और प्रशिक्षण। हाँ तो यहाँ पर विराम वो कहाँ पर आएगा बेटा? दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो ये सही है, पूर्ण विराम यहाँ पर है। और प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ, आप अपना ध्यान रखना। पापा दादा सही तो है? चलिए ठीक है। अब देखो नारा लिखना। अच्छा बताओ क्लास, वाह क्या बढ़िया बच्चे हैं भाई, सबके कैमरे ऑफ हो गए। चलिए बताइए कि नारा स्लोगन आप जानते हो, कभी पढ़ा है, कभी सुना है, कोई एक आध स्लोगन आपको याद है? याद है? बताइए जरा किसका लिखा हुआ स्लोगन याद है आपको? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला। और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने करो और मरो किसने? बिल्कुल। और अच्छा इंकलाब जिंदाबाद किसने लिखा था ये? मैं तुम्हें खून दूंगा तुम मुझे आजादी दो, ये किसने लिखा था? ठीक। तो अब आपको पता है कि कुछ न कुछ कारण होता है और लोगों को मोटिवेट करने के लिए नारा लिखा जाता है ना, उसको स्लोगन इंग्लिश में कहते हो और हिंदी में नारा लिखा
तो आपका भी तो कुछ ना कुछ होगा मोटो, कुछ ना कुछ होगा किसी को मोटिवेट करने का तरीका। तो स्लोगन जब आप लिखोगे तो उसमें किन बातों का ध्यान रखोगे? मैम वर्तनी का ध्यान रखोगे, ठीक। और मैम ये मैम ध्यान रखेंगे कि मैम स्लोगन है मैम उससे मैम किसी को मैम मतलब बोल रहा हूँ मैं मतलब कुछ खेद ना पहुंचे। हाँ, किसी को खेद ना पहुंचे। और प्रस्तुत करने का तरीका। हाँ, प्रस्तुत करने का तरीका। ये सब मतलब किस तरह से, कुछ बताइए आप। मैम मतलब स्लोगन अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि उसे देखकर लोग पढ़ने का मन करे और कुछ न कुछ लोगों का मोटिवेशन उससे बने, है ना। न चाहते हुए भी लोग उससे आकर्षित हो और जो स्लोगन हमसे कहना चाहता है उसको फॉलो करने की कोशिश करे, है ना। इसी तरह के तो होने चाहिए। यस मैम। अब जैसे देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और ये वाला स्लोगन उन्होंने क्यों, किस उद्देश्य से लिखा था, क्या बताना क्या चाह रहे थे? उनको खून क्यों चाहिए था? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे खून दो? मैम ऐसा था कि मैम सब लोग अगर देश का बात करें, अपना बलिदान